नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया में ए शब्द आता है, इसका मतलब है नॉट। मतलब इसमें हमारा जो बोन मैरो होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और बोन मैरो एक तरह का ब्लड बनाने की मशीन होती है जो डिफेक्टिव हो जाता है। तो मतलब इसमें हमारा बोन मैरो ब्लड सेल्स को बनाना बंद कर देता है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और हमारा प्लेटलेट कम हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला माइल्ड एप्लास्टिक एनीमिया, दूसरा है कि मॉडरेट और तीसरा होता है कि सीवियर। कभी कभी चौथा टाइप्स भी हम करते हैं जिसको वेरी सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें हमारा एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस दैन 200 हो जाता है। तो हम इसके लक्षण पे आएँ तो मूलतः ब्लड प्लेटलेट और हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, तो इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना तो एनीमिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो हमारे ब्लड अपने आप कहीं कहीं से बहने स्टार्ट हो जाएगा, तो शरीर के ऊपर दाग हो जाएगा, तो मुंह से खून निकलना, नाक से खून निकलना, पेशाब से खून निकलना, इस तरह के प्रॉब्लम होंगे। साथ साथ डब्ल्यूबीसी कम होगा तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन, जो हमारे बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया वायरस होता है वो स्वतः इन्फेक्शन काउज करने लगता है, तो वो इन्फेक्शन होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको इलाज कैसे करते हैं। तो इलाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सपोर्टिव केयर इम्पॉर्टेंट है। सपोर्टिव केयर में जैसे कि हमने थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ की कमी है पहले उसको पूरा किया जाए। अगर इन्फेक्शन है तो हमें ब्लड कल्चर भेज के उसको एंटीबायोटिक्स दे दिया जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस तरह से देना है कि अपने क्लोज रिलेटिव से ब्लड को नहीं लेना है, अपने किसी दूसरे से ब्लड देना है, क्योंकि इसकी जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होती है एप्लास्टिक एनीमिया का वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। उस कंडीशन में हमें अपने क्लोज रिलेटिव से ब्लड को नहीं लेना है। अब तीसरा बात करते हैं कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन इसका मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम उसकी सेलेब्रिटी देखते हैं, खास करके बोन मैरो बायोप्सी की। अगर वो 25% से कम है तो ये प्लास्टिक एनीमिया की तरफ शो करता है। दूसरा है कि अदर काउज को भी रूल आउट करना है, जैसे कि बच्चों में इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन होता है, जिसे फैनकोनी एनीमिया के नाम से जानते हैं, तो उसके टेस्ट करने के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं। तीसरा होता है कि हमें कभी कभी क्लोन का फॉर्मेशन भी हमारे बॉडी के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए हम पीएनएच टेस्ट करते हैं फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा। तो इस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इसके पश्चात हैं ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मूलतः एप्लास्टिक एनीमिया का 3 तरह का ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है। पहला है ओरल कीमोथेरेपी, जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, एल्ट्रोम्बोपैग इत्यादि हम देते हैं। साथ साथ इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की हम जब बात करें तो ओल्डर एज ग्रुप में एटीजी होता है, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन हम देते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया के केस में हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। किसी पेशेंट का एज अगर 60 साल से कम है और उसमें एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, मैच सिबलिंग डोनर अगर हमें ट्रांसप्लांट मिल जाए, मतलब कि उसके भाई बहन अगर नॉर्मल हो और वो अगर HLA मैचिंग के बाद अगर डोनेट करते हैं वो स्टेम सेल्स को, तो वो सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। एक बार अगर पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है और जो डोनर होता है उसके जो भाई बहन होते हैं, अगर HLA मैचिंग के बाद अगर उनको डोनेट कर देते हैं स्टेम सेल्स, और वो अगर बॉडी के अंदर, पेशेंट के बॉडी के अंदर अगर वो सक्सेसफुली सेट हो जाता है, कंप्लीट अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका इलाज पूरा हो गया और वो लगभग ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।